नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया क्रेडेंट टीवी की नई पेशकश द क्रेडेंट इंडियन शो में आपका स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको दुनिया की उन बेहतरीन शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम ही उनके काम की पहचान है। उनके काम को उनके नाम की वजह से जाना जाता है। आज इसके पहले अंक में जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो उनकी कहानी शुरू होती है जयपुर की स्थापना के साथ में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय उन दिनों जयपुर को कला और स्थापत्य की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने के लिए देश के कोने कोने से गुणीजनों को एकत्र कर रहे थे। ऐसे में उनकी नजर पड़ी देवपल्ली आंध्र प्रदेश के कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट साहब के ऊपर। उन्हीं श्री कृष्ण भट्ट साहब के वंशज हैं आज के हमारे प्रोग्राम के अतिथि, विश्वविख्यात ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब। पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब के अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो लंबी फहरिस्त आती है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। उनमें से है राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड, द ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड। मैं आदरणीय पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब का स्वागत करता हूं। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया क्रेडेंट इंडियन शो में। थैंक यू वेरी मच। सर, ये आज जिंदगी में सफलता की और कला के जिस मुकाम पर आप बैठे हैं, वहां पे बहुत बड़े संयम की, बहुत बड़े साधना की आवश्यकता होती है। अपने जिंदगी के संगीत में सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या ये आम बच्चों की तरह है, आम युवाओं की तरह बीता था, या इसमें कुछ और उतार चढ़ाव थे? परिवार में गुणीजन लोग रहे सभी, और शास्त्रीय संगीत को समर्पित रहे, जयपुर घराने के भी रहे। और मेरी मदर वो कायम सेन जी से उन्होंने शिक्षा ली थी, तो सैनिया घराने के भी हम शागिर्द बने एक तरह से। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा वो मेरे माँ बाप से ही हुई, बड़े भाई साहब से हुई। शशि मोहन जी भट्ट सितार के जादूगर कहलाते थे वो, राजस्थान के। दूसरे ब्रदर्स महेंद्र जी, रवि मोहन जी, सिस्टर मंजू बहन मेहता सितार वाली, ये सब लोग मेरे परिवार में उस समय हुआ करते थे। तो आपने जो मुझे पूछा कि थोड़ा अलग, तो आम युवाओं से मेरा बचपन मतलब थोड़ा अलग तरीके से गुजरा। ज्यादातर संगीत में ध्यान रहता था। हर कमरे में से ध्वनियां आती थी शास्त्रीय संगीत की। एक तरफ मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत की तालीम दिया करते थे, तो इस रूम से उनकी आवाजें और तानपुरा चलता रहता था। दूसरे कमरे में मेरी मम्मी, वो अपनी कुछ गर्ल्स स्टूडेंट को सिखाती थी, वहां से मेरे कानों में पड़ती थी। ऊपर शशि मोहन जी का सितार गूंजता था। तो कहने का मतलब ये एक ऐसे वातावरण में मैं पैदा हुआ। और जो शुरू का बचपन आम आम बच्चों की तरह बचपन नहीं रहा। मैं उतना आउट गोइंग नहीं था, क्योंकि संगीत में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, रियाज, साधना और तपस्या की जरूरत होती है। और उसके लिए अगर आपके पास में उस टाइम पे तो इतना खेलने को होता है कि आप सड़क पे चले गए, क्रिकेट खेलने लगे, कभी कुछ गेम खेलने लगे। तो लेकिन मेरी मेरी जिंदगी में इस तरह के वाकयात बहुत कम हुए कि मैं सड़क पे जाके कभी खेला। बचपन में खेलता था, लेकिन बहुत कम समय दे पाया था मैं। तो क्योंकि संगीत में सारा कंसंट्रेशन रहता था कि अरे मिस ना हो जाए कहीं। मेरे पिताजी या मम्मी जो तान सिखा रहे हैं, स ग म प नि सा रे सा नि ध प म प ग म ग रे सा नि सा नि सा म ग प म नि ध प म प ध म प म ग म ग रे सा नि सा सा म ग प म सा नि नि ध ध प म प ध ध प म प म ग म ग नि ध प म ध प म प ग म ग प म ध प म प म ग म ग ग रे सा नि रे सा ग ग रे सा नि सा नि नि ध प म प ग ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध प म ध प म ग म प नि सा रे रे सा नि ध प म ध प म ग म ग नि ध प म प ध म प म ग म प म ग म ग रे सा नि सा। ये चल रहा है बचपन में वातावरण में। तो ऐसा लगता था कि मैं उसी में खोया रहूं, उसी में रम जाऊं, कहीं मैं कुछ मिस नहीं कर दूं। और ये स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, ये मुझसे आगे ना निकल जाए कहीं। तो इस तरह से मेरा ध्यान उधर ही रहा, और थोड़ा बचपन एक अलग तरीके से गुजारा मैंने। सर, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, जैसे अभी आपने गुनगुनाया कि आप गले जी से भी उतने ही सुरीले हैं जितने अपने साज से हैं, तो फिर आपने वाद्य को क्यों चुना? आप सुरीले इतने ही जी गायकी को भी चुन सकते थे। जी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों वोकलिस्ट थे।
तो क्या होती है कि मीड मीड क्या होती है, गमक क्या होती है, गनी नी दा पा इस तरह की जो ताने होती हैं गायकी में मैं करता था बचपन में। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि फिर साज पे कैसे अपने आप को चेंज ओवर कैसे आया, तो मैं आपको घटना बताता हूँ। 14-15 साल का ही था मैं उस टाइम पे। अ, एक विदेशी युवती आई थी, वो गिटार लेके आई थी और मेरे पिताजी से भारतीय संगीत सीखना चाहती थी। तो जब वो जा रही थी तो हमने उनसे वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया 25 रुपए में। ये बात मैं बताता हूँ आपको 1966-67, 1967 की बात है। वो 25 रुपए में हमने वो गिटार उनसे खरीदा। उसके बाद में वो रखा रहता था। मुझे लगा कि यार इसमें कुछ कुछ इसको कुछ करें। मैंने वो हाथ में लिया, पर वो था स्पेनिश गिटार इस तरह का जिसमें लाइट म्यूजिक का और कॉर्ड्स वगैरह बजते हैं। लेकिन मैंने उसको हवाइन बना लिया, उसके जो नेक पे उसके तार को ऊपर कर लिया और ब्रिज ऊपर करके थोड़ा सा तार ऊपर करके और उसमें स्लाइड, एक जो स्लाइड होता है, वो मेरे घर की एक सांकड़ पड़ी हुई थी फालतू में, कूड़े करकट में जैसे अपने पड़े रखते हैं, बहुत दिन तक कूड़ा करकट बेचते नहीं है, तो वो ऐसे ही एक घर की वो सांकड़ होती है ना, वो वो पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। तो मैंने उसको उठाया और उसको कटवा के उससे एक अपने हाथ में स्टील रॉड बनवाई। वो रॉड अभी तक मेरे पास में है, समझिए 55 साल से मेरे पास में वही रॉड है। उसी रॉड ने मुझे 85 कंट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ सिटीज और ये सारे अवार्ड्स उसी ने दिलवाए। घर की आंगन से मैंने जो जुगाड़ बनाया था, तो बहुत ये इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते 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 मुझे लगा कि ये साज जो है ये डेवलप होगा। और इसमें गायकी अंग में जैसे अभी आपको मैंने बताया कि धा रे, अब इसको नी सा ग म प म ग म ग रे सा, इस तरह तो नहीं हुआ, ये शास्त्रीय संगीत तो नहीं हुआ। वो जब तक गायक ही नहीं आई ये जो गायकी है ये एक ही स्ट्रोक में बज जाती है। अब ये निसा ग म प नि सा रे सा नि द प म प ग म ग रे सा नि सा, ये इतने स्ट्रोक्स करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक स्ट्रोक किया ये बच जाता है। तो ये इसको बोलते हैं गायकी अंग। जैसे सारंगी में होता है गायकी अंग, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। वायलिन में भी गायकी अंग पॉसिबल है। ये ये स्टैकेटो नोट से अलग करता है, तभी शास्त्रीय संगीत ऑथेंटिक बनता है हमारा। तो इसमें कहने का मतलब ये मोहन वीणा का नाम दिया मैंने। सन 70 से मैंने परफॉर्मेंस शुरू किए मोहन वीणा पर। और इसमें गायकी अंग और तंत्रकारी अंग, यानी दर दर दारा दर दर दारा दर दारा 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 दा दर 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 दा दर 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 दारा 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 दा। तो इस तरह के जो बोल होते हैं मैयर घराने के, सरोद के और सितार के मिजराब से बनते हैं, वो निकालना शुरू किया मैंने इसमें। तो इसमें मोहन वीणा में दोनों की विशेषता मैंने डालने की कोशिश की कि इसमें गायकी अंग जो ज्यादा खेलता है और तंत्रकारी अंग का भी एक प्रोपोर्शन होता है। इन दोनों को मिलाकर मोहन वीणा मैंने उसमें बनाया, जिसमें मैंने एक तुंबा लगाया और 12 तरफ के तार लगाए, यानी टोटल 20 स्ट्रिंग्स हो गए मेरे इस साज में। तो एक नया साज हो गया। तो लोगों ने कहा अब ये गिटार तो नहीं रहा, इसको इसका नाम बदलिए आप, ये गिटार तो मिसलीडिंग है। गिटार तो वो 6 तार का गिटार का आभास आता है। तो कुछ मुझ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको नाम बदलिए आप, ये तो वीणा का रूप है, क्योंकि विचित्र वीणा हमारे इसी तरह बजाई जाती है, जो बट्टा बीन बोलते थे। और विचित्र वीणा इतनी बड़ी जिसमें तुम्बे होते हैं दो बड़े बड़े, मैंने एक ही तुम्बा लगाया रियर साइड में। तो और एक साउथ में होता है गोटू वाद्यम, उसकी भी सेम टेक्निक होती है, ये स्लाइड करके बजाया जाता है। तो उस तरह से उसका नाम फिर मोहन वीणा पड़ा, तब फिर मेरी यात्रा शुरू होगी।
यानी बहुत खूबसूरत सी बात है कि अक्सर हम लोग म्यूजिक को लेकर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन की बात करते हैं, और आपने अपने वाद्य में वो इंडो वेस्टर्न फ्यूजन करके दिखाया, जिसे ना केवल सुना जा सकता है बल्कि छूकर महसूस भी किया जा सकता है। और इसके लिए आने वाले जो जनरेशन है वो सदा सदा आपकी ऋणी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर कौंधता है, वह मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे जानना हाँ लाजमी जी। हो जाता है कि इंसान अक्सर जी। संगीत है सुकून के लिए शुरू करता है, और फिर शुरू होती है जी। जद्दोजहद आजीविका की, और फिर सुकून पीछे छूट जाता है, और फिर छटपटाहट आती है सफलता की। तो ऐसे में कलाकार को क्या करना चाहिए? वो अपने सुरों की सच्चाई का साथ दे, उनकी प्योरिटी के साथ में रहे, या फिर दर्शकों की जो हाँ मांग है, जी। जो डिमांड कर रहे हैं, उनको पूरा जी। करे? आपको क्या लगता है कलाकार को क्या करना चाहिए इस पशुपेश में? नहीं, नहीं, देखिए, जनता ही आपको बनाती है, तो जनता का तो हमको ध्यान रखना ही पड़ता है। सफल कलाकार और अच्छा कलाकार वही कहलाएगा कि जो अपनी साधना को इस तरह से पेश करे कि वो एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। अभी मैंने इतना जो गाया, वो एक आम आदमी के पल्ले पड़ने वाला है नहीं, ये हम जानते हैं। ये हम जानते हैं कि ये तो एक आम जनता का, यार ये है क्या, ये हो क्या, तो कर रहा है, ऐसी धारणा बन जाती है। तो उनको समझाना, उसके लिए हमको भी अपने म्यूजिक को थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा। अगर आपसे मैं संस्कृत में बात करने के लिए कहूँ तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी हाँ। तरह हमको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने गाने बजाने को इतना क्लिष्ट ना बनाएं, इतना जटिल ना बनाएं कि वो एक आम आदमी को सर से निकल जाए। हमको दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। हमको आगे बैठे वाले जो संगीत के समझदार लोग हैं, जो कि होते हैं सिर्फ 5% होते हैं, जो जानते हैं कि ना धिन धिन ये ठेका चल रहा है, क्या चल रहा है, धिन धिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता धागे त्रिकट दिन ना दिन दिन, ये एक ताल चल रही है, तो इसके क्या चाल है, क्या बोल है, वो आम पब्लिक को नहीं समझ में आता है। वो जो कुछ लोग, जो कलाकार जो सुनने बैठते हैं, उनको भी हमको सेटिस्फाइड करना है। उनको हमको जटिल चीजें, उसका भी समावेश करना पड़ता है। एक आम पब्लिक के लिए जो करना है, वो भी हमको तो हमको एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनने के लिए इन सब बातों की जरूरत होती है कि आप अपने संगीत को लो कर्णप्रिय और ऐसा बनाए कि वो लोकप्रिय हो सके। अल्टीमेटली लोग उसी को बनाएंगे। तो हमको लोकप्रिय होने के लिए जो लोग चाहते हैं, वो भी देना पड़ता है। देना पड़ता है, सही कहा। सही बात है कि जब एक दर्शक आपको सुनने के लिए आता है तो वो अपना पेट्रोल खर्च करता है, अपना पैसा खर्च करता है, और उसके दिमाग में ये बात तो कहीं कहीं रहती है कि उसे सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ी बात समय देता है। सच आजकल में तो समय की ही चिंता वो हो गई है बड़ी, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बहुत। समय ही हो गया। जी, हाँ, तो आगे बढ़िए आप। चलिए, बहुत सही कहा आपने। कहा सबसे बड़ी बात कि वो अपना समय देता है, तो वो चाहता है कि उसका माहौल उसे मनोरंजन के तौर पे मिले ही मिले। सर, एक सवाल जो और है, जो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए मुझे, कि वक्त के साथ संगीत के मिजाज सदा से ही बदलते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंटरनेट के युग की अगर हम लोग बात करें, तो इन दिनों में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, और दो धड़े से बन गए हैं, एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। नई पीढ़ी कहती है कि हमारा संगीत संगीत, और पुरानी पीढ़ी कहती है कि हमारा संगीत संगीत हुआ करता था, अब तो ये कानों को फोड़ता है। आपकी नजर में संगीत की क्या परिभाषा है? मेरी नजर में कोई भी संगीत ऐसा नहीं है जो कान फोड़ता हो। आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। जब भगवान राम ने हनुमान को भेजा था कि जाओ जरा देख के आओ लंका कैसी है, तो वो उड़े, जाके पवन पुत्र है, उड़ के देख के वापस आए। भगवान ने पूछा, बोलो कैसी है? बोले लंका तो बिल्कुल लाल हो रही है, लाल है। भगवान राम मुस्कुराए, बोले कि लंका कोई लाल वाल नहीं है, तुम्हारी क्रोध अग्नि से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए तुमको सब लाल दिखाई दे रहा। तो आप वेस्टर्न म्यूजिक की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, या ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये युवा वेस्टर्न म्यूजिक को फॉलो कर रहा है, या वेस्टर्न म्यूजिक कान फोड़ू होता है। ऐसा नहीं है। कान फोड़ू, आप वॉल्यूम तेज होगा तो हमारा इंडियन क्लासिकल भी कान फोड़ू हो जाता है, अगर आपने वॉल्यूम तेज ज्यादा कर दी तो वॉल्यूम उतनी होनी चाहिए। ऑडियो, जो ऑडियो लेवल है उसका, वो एक लिमिट तक होना चाहिए। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे शो
जहाँ हैवी मेटल गिटार होते हैं, जिनमें 1 लाख वॉट के स्पीकर्स होते हैं, ऐसे होते हैं पूरे, वो उसकी लाइन होती है, चेन चेन होती है। जब मुझे एरिक क्लैप्टन ने बुलाया था 2005 में डैलस अमेरिका के एक शहर में, उन्होंने इंटरनेशनल गिटार फेस्टिवल किया था, क्रॉस रोड गिटार फेस्टिवल। उसमें दुनिया भर के जो टॉप म्यूजिशियंस हैं, पॉप म्यूजिक और जैज म्यूजिक के, वो आए थे। और मैं भाग्यशाली रहा कि उन्होंने मुझे चुना इंडिया से, क्योंकि गिटार फेस्टिवल था। तो गिटार पे मैंने नई चीज की है, इसलिए मुझे बुलाया गया वहां पे। और आप यकीन मानिए, उधर 50,000 लोग, एक कॉटन बोल वो स्टेडियम का नाम है वहां पे 50,000, जैसे वो फुटबॉल का जहाँ मैच होता था, वहां पे उस मैच की तरह ही 50,000 दर्शक बैठ, 50,000। आप सोचिए बहुत सही बात, कि बहुत बड़ा। उसमें अब वो 50,000 दर्शक तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 10-10 लाख के वॉट्स के स्पीकर लगाए गए। उनमें जो आवाज आती है, और अगर आप स्पीकर के नजदीक हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे कान फाड़ रहा है भाई, ये तो मेरे दिल की, वो जो बेस आता है वो दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। तो खैर, तो युवाओं का जो आज आज जो युवा है, उनके ऊपर मैं कोई भी आक्षेप नहीं करता हूँ, और उनकी बुराई भी नहीं करता हूँ, और ना मैं जनरेशन गैप के ऊपर विश्वास करता हूँ। हम लोगों ने हमारे वक्त के हिसाब से काम किया, वो लोग अपने वक्त के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमसे पहले जो 100 साल पहले के म्यूजिशियन थे, 50 साल पहले के, उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से काम किया। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप 50 साल पहले ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग इस तरह से वीडियो कॉल में बात करेंगे, गा सकेंगे, बजा सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, डिस्कशन कर सकेंगे, और वो भी इंटरनेशनल। सही बात। इंटरनेट, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, साइंस की तरक्की है। साइंस की तरक्की के साथ हमको भी चलना ही चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ बुराइयां हो जाती हैं, जब कोई आपके पास में ऐसी चीज आती है तो उसके नकारात्मक रूप भी मिलते हैं हमको, कि आजकल बच्चे चुपचाप मोबाइल लेके अपना गेम वेम खेलने लग जाते हैं। वो इसका नेगेटिव साइड है, मिस यूज है। गलत फिल्में भी देखना शुरू कर देती है कुछ लोग, बच्चे, तो वो गलत है। लेकिन फायदा क्या उठाना चाहिए इस टेक्नोलॉजी का? आप जो टेलीकास्ट करेंगे, उसको आप यूट्यूब पे डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे, तो वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से, और उसको कोई भी देख सकता है, जब मर्जी आए तब देख सकता है। वो तो रिकॉर्डेड रहेगा यूट्यूब में, वो प्रिजर्व रहेगा। और आज से 25-50 साल के बाद समय आएगा तो वो कहेंगे, अच्छा ये ऐसे कलाकार थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने, इनके अचीवमेंट ये थे, तब उनको पता चलेगा। तो एक तरह से ये प्रिजर्वेशन की, मैं इसको बहुत बहुत अच्छी मानता हूँ कि सपोर्ट कर रहा है हमको, ये बहुत पॉजिटिविटी है इसमें। तो ये जो युवा और जो प्रौढ़ हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, सब अपनी अपनी साधना में लीन है, सब अच्छा काम कर रहे हैं जी। और युवा हमसे ही प्रेरणा लेते हैं, हमसे ही सीखते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। और शास्त्रीय संगीत में तो गुरु शिष्य परंपरा के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। हालांकि आजकल गूगल गुरु हो गया है, लेकिन इस गूगल गुरु पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। ये रूबरू सीना बसीना तालीम बोलते हैं, कि एक गलती स्टूडेंट कर रहा है तो टीचर उठाता था, इसको ऐसे करो, गलत कर रहे हो भैया, इसको ऐसा करो, क्या कर रहे हो। ये सब जब तक झिड़कियां नहीं मिलेंगी ना छोटे सीखने वालों को, तब तक उनको दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये आजकल थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो गया है कि लोग अपने आप ही कलाकार बन रहे हैं, विदाउट गुरु। बिल्कुल सही और बात। ये जो रियलिटी शो है, इसमें जाने को उतारू हो रहे हैं। अब जिन्होंने तालीम पूरी नहीं ली है, जिन्होंने क्लासिकल की फंडामेंटल्स नहीं सीखे हैं, अगर मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तो मुझे अल्फाबेट एबीसीडी सीखना ही पड़ेगा। जरूर, दुरुस्त है। एबीसीडी अगर नहीं आएगा तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा? दुरुस्त। उसी तरह ये संगीत भी है कि सा से गा ऊपर है, रे से माँ ऊपर है, कहाँ धा है, कहाँ सा है, क्या नी है, क्या पा है, क्या रे है। ये जब तक सीढ़ियों का पता नहीं चलेगा, उतार चढ़ाव की, और जो बारीकी होती है, बारीकियों से, बारीकी जब तक नहीं समझी जाएंगी, वो बारीकी तभी समझ जाएंगे जब आप उसका पूरी उसकी जो तह में जाएंगे, नॉलेज। ये आपने जो शर्ट पहन रखा है चेक का, ये आपने देखा, आप कभी इस पे गौर करते हैं कि ये आया कैसे चेक?
सही बात, ये सही बात। बना कैसे, ये बनाया किसने, इसके पीछे देखिए कितना दिमाग लगा होगा कि क्या मशीनें यूज की हैं, कितने थ्रेड, एक के बाद एक थ्रेड, एक ऐसे किया, फिर एक क्रॉस किया, फिर ऐसे किया, तब जाके ये डिजाइन आई। और डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए। आपने तो कह दिया यार ये बेकार है, ये शर्ट बेकार है, लीजिए। उसके पीछे किसने कितना कुछ किया, दिमाग लगाया, वो तो जरा सोचिए, उसकी मेहनत कितनी उसमें हुई। तो हाँ, मेरा मतलब ये है कि जब तक आपको उस स्वर, उस ताल, उस मुर्की, उस खटके, उस गमक का ज्ञान नहीं होगा, एक एक थ्रेड है ये भी, तो आपने कपड़ा तो पहन लिया लेकिन आपको थ्रेड का ही पता नहीं है क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी शो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें टैलेंट बाहर आता है, लेकिन उनमें भाग लेने वाले जो युवा हैं अति उत्साही हैं, मैं मानता हूं। तो उनको पहले मैं ये कहता हूं कि भाई पहले एक बार फंडामेंटल आप सीख लीजिए, उसके बाद में आप जो मर्जी आए कीजिए। ये मेरा हम्बल सबमिशन। बहुत 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 ही खूबसूरत बातों में सही मायने में जो जनरेशन गैप की वजह से जो ये बातें सुनने को आती हैं कि भाई मेरा संगीत अच्छा है और मेरा संगीत उसका संगीत खराब है, उसका बहुत सुंदर सा जवाब दिया है कि जो हमारे सीनियर जो कलाकार हैं, जो सीनियर जो लोग हैं, उनको नई पीढ़ी की जो कला है उसका भी सम्मान करना चाहिए और नई पीढ़ी को भी बहुत अपने अंदर संयम रखना चाहिए कि हम एकदम से उस्ताद नहीं बन सकते। उस्ताद बनने के लिए एक पूरी साधना लगती है, संयम लगता है, समय लगता है। सर, एक अगला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आपको ग्रैमी अवार्ड मिला था और मेरे ख्याल जब आपको जी ग्रैमी अवार्ड मिला था उस वक्त आप तीसरी शख्सियत थे हिंदुस्तान की जिन्हें ये अवार्ड मिला था। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक का अवार्ड बोलते हैं इसको, द ग्रैमी अवार्ड। ये अमेरिका में दिया जाता है और बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसमें ये है कि इसका इंडिया में ज्यादा प्रचार नहीं था, इंडिया में लोग उतना नहीं जानते थे। 94 की बात बताता हूँ मैं। तो मुझे ये बताने में लोगों को बहुत समय गया कि है कौन सा अवार्ड है, क्या है। मैं बता भाई, ऑस्कर जैसा होता है ऐसा म्यूजिक में ग्रैमी होता है, इस तरह की बात है। बहुत उस समय खैर, तो उस समय एक इंडिया को बहुत बड़ी प्रेस्टीज मिलती, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है किसी इंडियन को, तो दैट इज रियली मैटर ऑफ प्राउड फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल सर। तो मुझे उस समय बहुत ही अच्छा लगा कि ये अवार्ड, क्योंकि इसमें बहुत वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी, वो सबसे मुश्किल होती है कि उसमें पूरे वर्ल्ड से रिकॉर्डिंग्स आके उनकी फिर छटनी होती है। अच्छा। वो छटनी, हाँ, छटनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें 10,000 रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अब उसमें से आप पिक, एक एक पिक सुनना पड़ता है, जो जूरी होती है जज, कहीं कोई मिस ना हो जाए, तो सबको सुनते हैं, उनको उनकी उनके ऊपर कंपल्शन है कि आप सुनेंगे सबका। फिर वहां से सिलेक्शन होते हैं, कुछ 100 होते हैं, फिर 100 में से फिर 10 होते हैं, फिर 10 में से 5 होते हैं, और 5 में से फिर अल्टीमेटली फिर वोटिंग होती है, और फिर उसको एक लिफाफे में बंद करके रिजल्ट रखते हैं। तो मैं अमेरिका में गया था उस टाइम पे, ये अवार्ड फंक्शन बड़ा ग्लैमरस और बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, होता है। जैसे हम लोग ये बॉलीवुड के फंक्शन देखते हैं ना, फिल्म फेयर अवार्ड या स्क्रीन अवार्ड, उसी तरह का बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे था। मैं इंडियन था और 5 नॉमिनीज थे वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में। और उसके बाद में हम बैठे हुए थे अपनी सीट पे, अ, उन्होंने लिफाफा लिया, एंड द ग्रैमी गोज टू वीएम भट्ट एंड रायकुडर। ये जब अनाउंस हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि एक कलाकार को कितनी बड़ी थपकी मिलती है और कितना बड़ा सम्मान ये मिला कि भाई आपको वर्ल्ड लेवल पर इसको रिकॉग्निशन मिला, और हमारे एल्बम को ये ग्रैमी दिया गया। और फिर मैंने वो लिया, और उन्होंने उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू फील। मैंने कहा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, दैट एन इंडियन गॉट दिस अवार्ड, और that they have chosen an Indian firm, which was very, very difficult, because all the categories and all the artists are very, very highly known and very popular, and the quality was also wonderful. So I am very happy and proud that my recording has been chosen for the Grammy Award. यही मैं उन्हें बोला, और फिर मैंने कहा कि I want to thank my country
my parents, my guru, my people who made me what I am today. That was the thing. सही है। और आपका यही शालीनता है जिसने आज आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है। और बड़ी गर्व का क्षण रहा होगा जब आपके देश का परचम आपके हाथ में होगा और आपने पूरी दुनिया के बीच में से विजय पताका के रूप में फहराया होगा। वास्तव में आपने जो देश की जो शान बढ़ाई उसके लिए ये देश सदा आपका ऋणी रहेगा। सर, एक सवाल जो मैं आपसे जो लेना चाहूंगा वो ये लेना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह दौर बदल रहा है कि एक दौर हुआ करता, घराने चला करते थे और हर घराने की एक विशिष्ट शैली हुआ करती थी, एक परंपरा हुआ करती थी और उसका उसका यही कोशिश करता था कि उसके शागिर्दों को उसी घराने से संबंधित तालीम है वही दी जाए, तो दूसरे की सुन भी ना ले। शायद दूसरे की सुनेगा, दूसरे का अनुसरण करेगा तो कहीं न कहीं उसके तालीम में भी असर आएगा, उसके सोच विचार में भी असर आएगा। अब इंटरनेट का युग है, हर इंसान अपने मोबाइल में ढूंढता है और उस मोबाइल में सारे घराने कैद हैं। तो जब चाहे जिस घराने को बजा सकता है उस घराने से सीख सकता है। ऐसे दौर में जो एक देख जो समझ में आती है कहीं न कहीं घरानों की मिलावट चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये मिलावट इसी तरह से चलती रही, शुरू में कहिए, सोच में कहिए, विचारों में कहिए, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो घरानों की जो परंपरा अभी चली आ रही है, इसका क्या भविष्य आप देखते हैं? ये आने वाले समय में रहेंगे या खत्म हो जाएँगे? मैं नहीं, हाँ जी, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी कलाकार, कोई भी गायक या वादक किसी एक पर्टिकुलर घराने को बिलॉन्ग करता ही है और करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि एक शैली है। अब ये बात अलग है कि आपको एक तान पंडित भीमसेन जोशी की बहुत अच्छी लग गई, वो तो किराना घराने के हैं। आपको उस्ताद आमिर खान साहब का जो खराज है और जो बढ़त है वो अच्छा लग गया, वो तो इंदौर घराने के हैं। आपको ध्रुपद की गमक ये पसंद आ गया, तोम तनन तन तोम तनन तन तोम तनन तन 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 तोम तनन तन तन तना तनी, ये आपको पसंद आ गया, क्या करें, म्यूजिशियन है, अच्छी चीज को। तो जब आप में जब आपने सब कुछ देख लिया, अपना घराना तो खैर चलेगा साथ में, लेकिन जब आपने उनका भी सुना और इनका भी सुना, इनका भी सुना, तब जाके आपकी एक शैली बनेगी, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी उस प्लेइंग में या उस सिंगिंग में आनी चाहिए। एकदम नकल किसी ने भी नहीं की, और जो नकल करते हैं उनकी उतनी वक़्त नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो ओरिजिनल ही सुन लेंगे। दुरुस्त फरमाया, बहुत तो बड़ी बात है। आपको ये एक गुलदस्ता बनाना पड़ेगा आपको। अगर गुलदस्ते में गुलाब की महक आ रही है और उसका कलर गुलाबी है, तो चंपा भी है उसमें, तो चमेली भी है, तो जूही भी है। ये सारे फूल की आप अलग खुशबू और अलग शक्ल है। अलग अलग घराने की अलग अलग विशेषताओं को अगर कोई कलाकार आत्मसात करता है और अपना घराना को बेस रखता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, और घराना सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें इसको मिलावट का नाम नहीं दे सकते हम। मिलावट का नाम तो जब कोई पराई चीज के साथ आप मिला, ये तो म्यूजिक ही है, म्यूजिक दुरुस्त। ये तो म्यूजिक ही है। आप गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, तीनों को मिला दीजिए आप, तो वो रहा दूध ही। उसमें अगर आप अमचूर डाल देंगे तो वो कहलाएगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। ये ठीक नहीं है, ये है, ये गलत हुआ, ये कदम गलत हुआ। तो अगर गमक आ रही है किसी की, तान आ रही है किसी की, अलाप आ रही है किसी की, मीड़ किसी की आ रही है, तो कोई बात नहीं। ये संगीत है, ये पवित्र है। इसके 7 स्वर जो हैं अपने आप में पवित्रता लिए हुए हैं, और सब कलाकार अपना अपना दिमाग और अपनी नॉलेज ऐसी बनाते हैं कि आज भारत रत्न उनको मिलता है। पंडित रविशंकर जी मेरे गुरु, पंडित भीमसेन जोशी जी, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और भूपेन हजारिका, इन 5 कलाकारों को भारत रत्न की उपाधि मिली। क्यों मिली? उनकी तपस्या, उनकी साधना, उन्होंने जो करके दिखाया वो अलग है बिल्कुल। मेरे गुरुजी ने पूरे दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत को पहुंचाया, वो देखिए।
दुरुस्त। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह का मैं मानता हूँ कि ये सब सब बहुत अच्छा है, जो भी कुछ है, और इसमें कोई मिलावट की नहीं, संभावना नज़र नहीं ये आती। सही बात है कि उसमें अगर अमचूर मिलाया जाएगा तो उसे मिलावट कहा जाएगा। वो फिर चाहे गाय का हो, चाहे भैंस तब का वो हो या गलत बकरी होगा। का हो, वो है तो दूध ही, शरीर को पोषण ही दे रहा है। एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है सर, कि अभी दौर बदल रहा है और कहीं न कहीं वो मेरा टाइम आएगा, रैप टाइप का जो दौर चलने लग गया है, तो कहीं न कहीं इस ऊहा-पोह के अंदर शास्त्रीय जो संगीत है, वो पिछड़ता सा जा रहा है। तो शास्त्रीय संगीत को दोबारा से वही मकाम मिले, वही स्थान मिले, उतना ही अपनापन मिले, उसके लिए जो कलाकार हैं इस श्रेणी के, उनको लोग क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, रैप की आप बात करते हैं, रैप को हम बिल्कुल मॉडर्न मानते हैं, लेकिन रैप हमारे यहाँ बहुत पहले से ही था। आप रामायण की चौपाई देखिए और उनका उनका मीटर देखिए आप, वो रैप ही है। अगर आप उनको गाएँगे दर 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 ताड़ दार दा दर द दा दर 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 दारा दर द दार दर 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 दारा दर द दार दर 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 दारा। आप रामायण की कोई भी चौपाई बोलिए, इसी में आएगी सब। अगर उसका गायन ना करें, उसको बोल दें तो वो रैप हो जाता है, सीधी-सी बात है। तो ये कोई बहुत अब कोई मॉडर्न नहीं है, बहुत हमारे यहाँ पे बहुत वर्षों पहले से ही मौजूद थी, तुलसीदास जी ने जो लिख दिया। हुँ। और जो खैर, तो ये अपना जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस आते रहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और हमारा संगीत तो जो प्योर है, वो तो प्योर ही रहेगा। तो मेरे ज़हन में मेरी बात आ रही है, क्योंकि अक्सर जो शास्त्रीय संगीत के जो उस्ताद होते हैं, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए आपके विचार से कि वो उस्ताद आएँ और गायकी के साथ-साथ के अंदर उसकी जो विलक्षणता है, उसको भी दर्शकों के साथ में साझा करें? तो शायद हो सकता है, बहुत जैसे अभी आपने खुद ने फरमाया था कि महज़ 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो उस गायकी को, उस गमक को समझ पाते हैं, समझ बाकी 95% तो समझ भी नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है, कुछ इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सत्य कहा आपने। ये हमारे यहाँ एक कमी है, जैसा कि आपने कहा, कलाकार आते हैं, परफ़ॉर्मेंस करके और चले जाते हैं। चले जाते हैं। भाई सामने वाले कितना अभी समझ तक में, उस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपनी हाँ, परफ़ॉर्मेंस देनी है और देके चले हाँ, जाओ, वो वाली ये बात होती है। हाँ, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि एक ऑर्गनाइज़ेशन, स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अमॉन्ग्स्ट यूथ, ये यंगर जनरेशन में संगीत का प्रचार करने की एक संस्था ऐसी है, 40 साल हो गए इसको, हुँ, हुँ। जो हमारे लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन रखती है, स्टूडेंट्स अच्छा। के लिए, युवाओं के लिए। हुँ, हुँ। वो उसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और कितने ही आईआईटीज़, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, सब जगह इंस्टीट्यूट्स, सभी जगह मेरे प्रोग्राम और अन्य कलाकारों के भी प्रोग्राम होते हैं। उसमें अच्छी बात ये होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, हुँ, उनको अगर ये आ कर दिया तो वो तो बोर हो जाते हैं। उनको हम एक अलग तरीके से एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज का मतलब जो आप कह रहे हैं वही बात, कि उनको समझाया जाता है कि देखिए कि ना धिन दिन ना धिन दिन ना तिन तिन ना धिन दिन तिट कते कते गिन धा तिट कते कते गिन धा तिट कते कते गिन धा। ये उसको तिहाई कहते हैं। अब उनको बताना पड़ता है तिहाई जो 3 बार आए, फिर उसको बजा के सनि ध म प ग म ग, सनि ध म प ग म ग, सनि ध म प ग म ग। अब हम बजाते हैं इसको, तो वो फिर क्लैप करते हैं, उनको समझ में आ गया कि अच्छा, ये डिवीजन इतना हुआ, तिहाई का मतलब ये 3 बार बोलते हैं, एक चीज को रिपीट करते हैं और फिर सम पे आती है। तो ये चीज हम बताते हैं कि सम क्या होता है, साइकिल क्या होता है, 3 ताल क्या होती है, 1 ताल क्या होती है, झपताल क्या होती है, रूपक क्या होती है, ये सब उनको तालीम दी। तो इस तरह की जो जिसमें मैच्योर्ड ऑडियंस आती है, उसमें कलाकार ये सोचता है कि अरे इनको तो सब पता ही है। अब क्या इनको एक्सप्लेन करके कुछ, क्योंकि जो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं कि अरे यार ये बोलता बहुत है, हुँ। बहुत बोल रहा है, गाना सुना भाई, ऐसे भी लोग होते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो दुरुस्त वो फरमाया आपने। क्रिटिसिज्म कलाकार सहन नहीं कर पाता। वो कहते हैं अच्छा भाई, मैं अपना काम करके चला जाऊँगा, तुम करते रहो अपना जो डिस्कशन करना है, डिस्कशन जो करना तुमको है। करना है वो तुम करते रहो, मैं अपना फर्ज़, अपना एक कॉम्पैक्ट इस कम समय में अपना परफॉर्मेंस दिखा के चला जाऊँगा। अब इसका एनालाइज़ करना और जो भी आप करना चाहें वो करते रहिए। मैं अपना टाइम अ, फटाफट निकाल के आपको सब चीज़ें दे जाऊँगा जो जो मेरी ज़िंदगी में मैंने हासिल की है, जो तालीम हासिल की है,
जो साधना से मैं इस सिद्धि को प्राप्त की है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा फटाफट। अब आप उसका बाद में विवेचन करते रहिए और कुछ करते रहिए डिस्कशन की इन्होंने ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आधा टाइम परफॉर्मेंस का कट हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि अरे ये थोड़ा अगर नहीं होता और खाली परफॉर्म, ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे खाली परफॉर्मेंस होता तो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा ये वो कारण होता है। सही लेकिन बात। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, मैंने थोड़ा शुरू किया है, उनको गाकर बताता हूँ और डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। उसमें एक, जैसे 1 घंटा है तो उसमें 5 मिनट मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट में क्या करूंगा ये बोल देता हूँ और बोल कर फिर करता हूँ। तो उससे बहुत आम पब्लिक भी जुड़ जुड़ जाती है, उनको समझ में आता है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये सही दोनों बात। कलाकार एक दूसरे की तरफ देख के वाह वाह करते जा रहे हैं और क्रिएटिविटी हो रही है। हो कैसे रही है क्रिएटिविटी? तो मैं उनको बताता हूँ ये क्रिएटिविटी ऑन स्पॉट है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सम्प। और हम कैसे कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं इमेजिनेशन को लेकर। और जो ताल में है, पूरी मीटर में ताल में चल रही है, स्वर में चल रहे हैं। तो 2 ट्रैक होते हैं म्यूजिशियन के दिमाग में, वो 2 ट्रैक एक साथ प्ले होते हैं। एक में मेलोडी चलती है, दूसरे में लय चलती है यानी ताल। और उसका कंबाइनेशन, उसका वो कॉम्बिनेशन होता है, उसको कंबाइन करना पड़ता है, तब वो एक बढ़ के एक धारा संगीत की बनती है, वो होती है। तो ये हम उनको समझाते हैं कि हमारे पास ताल बंधन है, स्वर बंधन है, कि हम यमन राग में कोमल धातु नहीं लगा सकते ना। इस तरह दुरुस्त। के लिमिटेशन है हमारे यहाँ। और ताल बंधन है कि हम नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना नातिन तिन्ना त्रिदिन दिन्ना, इससे बाहर कहाँ जाएंगे हम। ये ताल एक बार शुरू हो गई तो हो गई, इसी में बंध के रहना पड़ेगा, इसी में जो काम करना है वो इसी में करना पड़ता है। इसीलिए ये शास्त्रीय संगीत कहलाता सर एक सवाल मैं और लेना ही चाहूंगा। आज मैं आपको देखता हूँ उस मकाम पर हैं जहां पर आपको सजदा करने को मन होता है, क्योंकि है। आपने अरे एक संयम, एक साधना के साथ में सारा वक्त गुजारा है। और इतने ऊंचे मकाम के होने के बावजूद भी आपकी हम्बलनेस है, आपकी जो शीलता है, वो प्रभावित करती है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आजकल क्या हो गया, सब फास्ट हो गया, सारा काम फिल्ट्रेशन कम हो गया है। पहले होता था एक गुरु तालीम देता था तो वो उसकी गलतियां मीन में एक ही बताया करता था। आज किसी ने कुछ गाया, गुनगुनाया, थोड़ा सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने उसे लाइक कर दिया, वो स्टार बन जाता है। तो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं जो नए कलाकारों की जो बात कहूँ, उनका एक अभिमान कहीं या ईगो कहीं, उसका थोड़ा सा एक पैमाना है, बढ़ता सा नजर आ रहा है। तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए, क्या सीख देना चाहेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो 2 जनरेशन है, ये गैप नहीं होना चाहिए, इसमें एक ब्रिज बनाना चाहिए हम लोगों को, सबको मिलके। युवाओं को भी ये होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो गुजरे जमाने के लोग हैं और हम मॉडर्न हैं, और हम मतलब बुजुर्ग जो लोग हैं को ये कहना, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा ये चीज में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। हम गुरुओं को भी शिष्यों की इज्जत करनी पड़ती है, उनको हम जानते हैं कि इनको नहीं आ रहा है, वो बात अलग है, वो तो हम सिखाने के लिए फिर हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन ये जो बीच में इस तरह का जो एक गैप है, वो गैप को हमको फिल करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने कहा था सबसे पहली चीज शिष्य में या जो भी नए आने वाले हैं उनमें ये होनी चाहिए सरेंडरशिप। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात। संगीत में हाँ समर्पण। जी, संगीत में ये परंपरा शुरू की कि गुरु के पांव, साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है गुरु के पांव में, और उनके पांव की धूल लेना पड़ता है सर पे। तो उन्होंने समझाया था कि ये क्यों, ऐसे भी करके वो अपनी श्रद्धा बता सकता है। सही बात। तो उन्होंने कहा कि इसमें पूर्ण समर्पण भाव नहीं दिख रहा है। पूर्ण समर्पण भाव होता है वो आदमी को झुकना पड़ता है, यानी अगर तुमको सीखना है तो तुम सबसे पहले तो अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करो। तुम कोई कुछ नहीं हो, तुमने आके गुरु के सामने सरेंडर कर दिया है, समर्पण भाव हो गया, संपूर्ण समर्पण। यानी अब आप गुरु, आप का अधिकार मेरे ऊपर पूर्णतः हो गया है, मैं आपके समक्ष साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये शरीर, ये दिल, ये दिमाग, ये सब आपको हो समर्पित है। ये हमको हमारे गुरुजी ने समझाया था। उन्होंने अपनी किताब माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर जी ने जो लिखी है, उसमें ये लिखा है उन्होंने कि टोटल सरेंडरशिप। तो उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतना माना, इतना समझाया और इतना उनको मान दिया कि वो सबसे पहले जो फॉरेनर इधर आते थे, वो सबसे पहले पांव वो छुआ करते थे। देखिए आप, सही बात, उनकी बिल्कुल। बात का कितना असर हुआ। जो फॉरेनर सीखने आते हैं हमारे यहाँ,
चाहे वो बनारस में रहते हों, चाहे कहीं रहते हों, लेकिन उन्होंने वो किताब पढ़ी हुई होती है जिसमें ये लिखते हैं कि टोटल सरेंडरशिप, साष्टांग प्रणाम, तो वो फॉलो करते हैं। फॉरेनर तक इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ इसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये इसलिए है कि नाउ यू कैन नॉट हैव एनी ईगो और इंडिविजुअलिटी ऑफ योर्स। आप एक कच्ची मिट्टी की तरह हो, इससे अब मैं क्या गढ़ूंगा इसका, वो गुरु का काम है। गुरु का वो कैसा घड़ा बना के आपको देगा, या क्या छोटा सा दे देगा या बड़ा देगा, क्या देगा, वो गुरु के ऊपर छोड़िए। अगर गुरु बहुत योग्य है, वो आपको सब कुछ देके जाएगा। ये होना चाहिए। सही मायने में आपने संगीत की शिक्षा के जो सारे पाठ कहे, सारे अध्याय कहे, इन्हीं बहुत चंद शब्दों में समझा दिए, चंद लफ्जों में आपने समझा दिए कि जब तक गुरु और शिष्य के मध्य एकाकार नहीं होगा, जब तक वो सच्चा समर्पण नहीं होगा, तब तक वो वंश परंपरा, वो ज्ञान, वो ज्योति एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती है। आदरणीय पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ में इतनी खूबसूरत जानकारी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपने साझा की, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और समय दिया। बस हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए यही दुआएं करते हैं कि आप अपने इस देश के झंडे को, इस ध्वज को, इस यश कीर्ति गाथा को और आगे ही लेके जाते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।